साथियों नमस्कार। इस समय मध्य प्रदेश सहित पूरा देश लोकसभा चुनाव में व्यस्त है। सारी राजनीति, सारी प्रशासनिक मशीनरी, आम लोग भी इस समय लोकसभा चुनाव में अपने अपने स्तर पर व्यस्त हैं। हम भी अपने आप को कहीं न कहीं सक्रिय किए हुए हैं। इसलिए काफी समय से आपसे चर्चा नहीं हुई और आउटसोर्स के हमारे जो कर्मचारी है, अस्थायी, अंशकालीन, ठेका, उनके बारे में कोई बातचीत हम लोग नहीं कर सके। यह समय भी नहीं था बात करने का, क्योंकि इस समय सब कुछ, सारा सिस्टम चुनाव में व्यस्त है। नेताओं के भाषणों में को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्हें को ही दिन भर चैनलों पर, मीडिया में, अखबारों में दिखाया और सुनाया जा रहा है। हम सब लोग भी उन्हें देख सुन रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। क्योंकि हम लोग एक खास वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, हम लोग राजनीति को देखने समझने का प्रयास करते हैं कि इस राजनीति में हमारी कहीं कोई बात हो रही है कि नहीं, मीडिया हमारे सवालों को उठा रहा है कि नहीं, कोई नेता हमारे बारे में बोल रहा है कि नहीं। ये सारी चीजों पर हम लोग भी नजर रखे हुए हैं और सुन रहे हैं कि आखिर हम सब लोग जो लाखों में हैं, अगर पूरे देश में देखा जाए करोड़ों में हैं, जिसे हम मेहनतकश वर्ग कहते हैं, जिसे हम मजदूर कर्मचारी कह सकते हैं, जिसे हम हिंदुस्तान का वास्तविक आवाम भी कह सकते हैं, गरीब जनता भी कह सकते हैं, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी साथियों की ओर से इस दौरान लगातार फोन पर संपर्क बना हुआ है। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले या विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले हमारे सामने जो समस्याएं थी, जिस स्थिति में थी, वे समस्याएं कमोबेश वैसी की वैसी ही बनी हुई। वेतन न मिलना एक परंपरा सी बन गई है। नौकरियों से एजेंसियों द्वारा हटा दिए जाना भी एक आम बात सी हो गई है। कई जिलों से हमारे पास खबरें आई हैं कि जैसे जैसे नई नई एजेंसियों का कार्यकाल खत्म हुआ है, नई एजेंसी आई है, उसने कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। बड़ी संख्या में अलग अलग विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला गया नौकरियों से, क्योंकि इस समय कोई सुनने वाला नहीं है। हम अगर प्रशासन को ज्ञापन भी दिलाने की कोशिश करते हैं तो उन ज्ञापनों का भी कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि अधिकारियों के पास पढ़ने का समय नहीं है, उस पर कार्रवाई करने का समय नहीं। कार्रवाई तो पहले भी नहीं करते थे। इस व्यस्तता में कैसे करेंगे? तो साथियों, इस चुनावी प्रक्रिया को पूरा हो जाने के बाद 4 जून के बाद जून में हम लोग मध्य प्रदेश के आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, अंशकालीन, अस्थायी, अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के सवालों को लेकर अपने संगठन की सक्रियता को बढ़ाएंगे और हम सरकार तक हमारे जितने लोग निकाले गए हैं उनके बारे में
जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा है उस संबंध में, और जो न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था जो एजेंसियों ने जहाँ जहाँ लागू नहीं किया गया, उस सवालों को लेके हम लोग जून में अपने अभियान को पूर्व की तरह शुरू करेंगे। तब तक हम इस चुनावी प्रक्रिया में पर नजर रखे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि हमारे बारे में क्या बात हो रही है, हमारे बारे में कोई बात करता है कि नहीं, और हम लोग भी कहीं न कहीं किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे बीच में से भी तमाम सारे लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। कुछ लोग नौकरियां कर रहे हैं, हम अपनी नौकरियों को यथावत कर रहे हैं, कुछ अपनी इस चुनावी प्रक्रिया में अपने योगदान भी कर रहे हैं। मैं भी अपना एक योगदान इस चुनावी प्रक्रिया में दे रहा हूं। तो ये तो हुई हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में, हमारे संगठन के बारे में कि हम लोग आगे कब से अपनी सक्रियता को बढ़ाएंगे अपने सवालों को लेकर, इसकी जानकारी। लेकिन साथियों, स्थिति बहुत गंभीर है। आज के भास्कर के संपादकीय पेज पर एक लेख छपा है, उस लेख को आप लोग पढ़ें, एक बार 2 बार जरूर पढ़ें। मैं उसके अपने कमेंट बॉक्स में उसको डाल भी दूंगा। ऐसे तमाम सारे लेख पहले भी छपते रहे हैं, संपादकीय भी छपती रही है, लेकिन आज चुनावी दौर में इस लेख का छपना इसलिए मायने रखता है कि नेताओं के जो भाषण हो रहे हैं वो क्या जनता के सवालों से जुड़े हुए हैं? क्या वो जनता के सवालों को उठा रहे हैं? सिर्फ कांग्रेस के संकल्प पत्र में जो दिल्ली से जारी हुआ है उसमें सरकारी सेक्टर को लेकर चिंता की गई है, मजदूर कर्मचारी वर्ग के बारे में बात की गई है, नौकरियों में लागू की गई ठेका प्रथा के संबंध में बात की गई है। बाकी कहीं से कोई भी बात हमारे मेहनतकश वर्ग के बारे में सुनाई नहीं दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश में अब तक उनके 15-20 दौरे हो चुके हैं। अगले जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता मध्य प्रदेश तब तक और इतने ही दौरे होने वाले हैं। वो अपने हर भाषण में विकास की बात करते हैं। उन्होंने रॉकेट की रफ्तार से विकास करने की बात अपने भाषणों में वो कहते हैं, लेकिन विकास कैसा हो, किस तरह विकास करेंगे ये वो नहीं बताते। उनके भाषण का पूरा निचोड़ ये रहता है, अगर आप उस पर गौर करें, कि आप किसी अमीर व्यक्ति की खुशहाली को देखकर खुद को गौरवान्वित महसूस करें और सोच कहें कि ये देश प्रगति कर रहा है। आम जनता किस हाल में इससे कोई लेना देना नहीं है। आम जनता को उन्होंने 5 किलो गेहूं पकड़ा दिया है और उस 5 किलो गेहूं को का जो विकास है हिंदुस्तान का, उसका गाना सब जगह गाया जा रहा है। अब जो रॉकेट की रफ्तार में विकास की बात हुई है, तो हो सकता है कि 5 किलो की जगह 7 किलो गेहूं मिलने लगेगा फ्री में। इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं है। और हमारी पूरी सरकार की अगर कार्यप्रणाली आप देखें, और सरकार जिसको विकास बताती है, हम मध्य प्रदेश में बैठकर इसको समझ सकते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अक्सर हमारे नेता कहते हैं कि देखो मध्य प्रदेश के भोपाल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन गया है, हबीबगंज, जिसका नाम रानी कमलापति है। वर्ल्ड क्लास हवाई अड्डे जैसा सारी सुविधाएं हैं। उसे सरकार अपना विकास बताती है। दरअसल वो रेलवे स्टेशन बंसल कंपनी ने बनाया है, बंसल कंपनी का है। यानी एक पूंजीपति के द्वारा बनाए गए बिल्डिंगों को, मॉलों को सरकार अपना विकास बता रही है। इससे समझने की जरूरत है। ठीक यह वैसा ही है जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जियो को लॉन्च करते हुए अखबारों में पहले पेज पर बड़ा विज्ञापन दिया था और मुफ्त में जियो की सिम और नेट
चालू करवाया था और इसे बड़ी उपलब्धि बताया था। आज जियो की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी हमारी सरकार हमसे ये कह रही है कि आप अपनी गरीबी को मत देखिए, आप उस पूंजीपति की, उस अमीर आदमी की संपन्नता को देखिए और खुद पर गौरव महसूस कीजिए। देश के विकास के बात कीजिए उस बड़े बड़े मॉलों को देखकर जिनका मालिक कोई पैसे वाला है। और यह स्थिति आगे और बड़ी होने वाली है, क्योंकि सरकार ने अपने तमाम सारे सेक्टर को का ठेकाकरण कर दिया है, उसे बेच दिया है। सरकार के पास अब कुछ नहीं बचा है। मैं चुनाव में जगह जगह जा रहा हूं, मैं आपको अपने जिले का उदाहरण देता हूं, छिंदवाड़ा का। हमारे छिंदवाड़ा में 2014 तक 5500 स्कूल थे जो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से ज्यादा थे। 5500 स्कूल थे, जिसमें प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल मिलाकर। 10 साल में उन 5500 स्कूलों में से की संख्या घटकर रह गई है 3000। यानी 2500 स्कूल, जिनमें प्राइमरी भी है, मिडिल भी है, हाई स्कूल भी है, बंद हो गए हैं। और ये जो बंद होने वाले स्कूल है ज्यादातर दूरस्थ ग्रामीण अंचल के हैं, दलित आदिवासी आबादी वाले गांव के स्कूल है। यानी कि 2500 स्कूलों का बंद होना इस विकास की सच्चाई को बताता है। इन 2500 स्कूलों के बंद होने से जो असर पड़ेगा वो यह होगा कि तो गरीब, दलित, आदिवासी, मजदूर के बच्चों, दूरस्थ बच्चों को जो गांव में रहते हैं उनके बच्चों से शिक्षा दूर होती चली जा रही है। दूसरा, स्कूलों में जो रोजगार मिलता था शिक्षक का, चपरासी का, क्लर्क का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, वो नहीं मिलेगा। यानी सरकार ने हमारे रोजगार के रास्ते को बंद कर दिया है। यह सच्चाई है, इस पर आप इस चुनाव में कहीं कोई चर्चा नहीं सुनेंगे, कोई बोलेगा भी नहीं। ये मैंने छिंदवाड़ा का उदाहरण दिया है, और इसे अगर आप मध्य प्रदेश के उन 52-53 जिलों में विस्तार करके देखेंगे तो ये तस्वीर कैसी निकलेगी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। यानी कि स्थिति हमारे और आपके लिए, समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए बहुत चिंतनीय है। समाज के अंदर लगातार आर्थिक असमानता बढ़ती हुई चली जा रही है, जिसका एक ही कारण है, और वो कारण है कि सरकार ने पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश में और 10 साल से केंद्र ने क्लास 4 और क्लास 3 की कोई नौकरियां नहीं निकाली है सरकारी, जिसमें अच्छा पैसा मिलता है, अच्छा वेतन मिलता है, और जिसमें ज्यादा नौकरियां मिलती हैं, करोड़ों में नौकरियां मिलती हैं। सरकार ने क्लास 4 और क्लास 3 की सारी नौकरियां खत्म कर दी है और उसे आउटसोर्स और ठेका में तब्दील कर दिया है, जहां जिंदा रहने लायक वेतन भी नहीं मिलता और नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं है, जिनको संगठित करने का अपन लोग काम कर रहे हैं। यदि क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरियां सरकारी विभागों में दी जाती तो आप सोचिए कि समाज के अंदर जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है वो बढ़ती नहीं। हर घर के बच्चे को एक सरकारी नौकरी मिल सकती थी, दी जा सकती थी, जिस सरकारी वेतन से उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधरती और वह भी विकास में भागीदार बनता। और यही एक वजह है समाज के अंदर आर्थिक असमानता बढ़ने का। पहले भी समाज ने अगर आर्थिक प्रगति की है तो सरकारी सेक्टर की मदद से ही की है। पहले सरकारी सेक्टर में मजदूर तक को सरकारी विभागों में काम करने के अवसर मिल जाया करते थे।
नहरें पीडब्ल्यूडी का गैंगमैन बनाता था, खंबे बिजली विभाग में खंबे तार वहां का मजदूर काटता था, फॉरेस्ट में भी मजदूर लगता था। वो मजदूर भी जो अनपढ़ होता था वह भी सरकारी, खुद को सरकारी कर्मचारी कहता था और उसे के जीवन में सुरक्षा थी और अच्छा वेतन मिल जाता था और उसने उस वेतन से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया और वो आज कहीं ना कहीं नौकरियों में लगे हैं। आप सब में से भी कई बच्चे उन्हीं परिवारों से होंगे। तो जब सरकार ने हमारे आर्थिक प्रगति के सारे रास्ते बंद कर दिए और उसके बाद भी इस पूरे चुनावी माहौल में इस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है, तो हमें इस पर खुद ही चर्चा करनी पड़ेगी और हमें इस पर सोचना पड़ेगा। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे जो आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ठेका कर्मचारी हैं, उन्हें उस राजनीति को समझने की कोशिश लगातार करते रहना चाहिए जो उनके पक्ष में है, जो उनके विरोध में है, क्योंकि सब कुछ राजनीति तय कर रही है। राशन की दुकान से कितना राशन आपको मिलेगा ये भी राजनीति से ही तय हो रहा है। आपको किस एजेंसी में नौकरी करनी है ये भी राजनीति तय कर रही है। तब हमें राजनीति से परहेज करना ठीक नहीं। इसलिए यह समय हम सब लोगों को अपने पक्ष की राजनीति को समझने का समय है। मैं राहुल गांधी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कम से कम हम करोड़ों करोड़ ठेका कर्मचारियों की, अस्थायी कर्मचारियों को जगह दी है, उनकी पीड़ा को समझा है। वरना यह करोड़ों करोड़ आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर हाशिए पर पहुंचा दिए गए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी पंचायतों में, स्कूलों में 1500-2000 में क्लास 4 के हमारे कर्मचारियों से नौकरी कराई जा रही है। कितनी शर्म की बात है। इस महंगाई में 1500-3 हजार रुपए में काम कराना तो गुलामी का ही गुलाम बना लिए जाने जैसा ही है जो हमारे लोगों को बना लिया गया है। तो इसलिए साथियों, बात गंभीर है और इस पर आप इस चुनावी दौर में सोचें, विचार करें। मैंने आपसे भास्कर के संपादकीय पेज पर छपे आर्टिकल का जिक्र किया था। उसी आर्टिकल में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आई हैं, जिसमें हैरान करने वाली बात यह है, और हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है देश की। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी ने कैसा देश बना दिया है, यह इस आर्टिकल में है। आप पढ़ लीजिए। मैं एक उदाहरण, इसी आर्टिकल का एक अंश आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हमारे देश की कुल आय का 22% 1% अमीरों के पास है। यानी हमारी कुल जो देश की आय है उसका 22% 1% लोगों के पास है। यानी आप उसको यूं समझिए कि जो हमारे पास 100 रुपए हैं उसमें से 22 रुपया एक व्यक्ति के पास है। दूसरा, इसी का बचा हुए में से 40% 10% लोगों के पास है और इसी का बचा हुआ 25% 15% के पास है। यानी हमारे देश की पूरी आर्थिक संपन्नता, हमारे पास जितने भी आर्थिक संसाधन है वो हमारे देश के 10-15% रईसों के पास केंद्रित होकर रह गया है। और जब तक इस देश के अंदर आर्थिक समानता की बात नहीं होगी, संपत्ति के समान वितरण की बात नहीं होगी,
तब तक समाज में बढ़ रही आर्थिक असमानता को खत्म नहीं किया जा सकता। केंद्र की मोदी सरकार आर्थिक असमानता को बढ़ाने वाले रास्ते पर जा रही है, चल रही है। इसे रोकना हमारे और आप सबके लिए बहुत जरूरी है। इसी आर्टिकल का एक सच और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वह सच है कि हमारे देश के अंदर लगातार आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। वर्ष 2014 से 2022 तक 1 लाख से ज्यादा अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। 1 लाख। और इससे कई गुना ज्यादा मजदूर वर्ग ने आत्महत्या की है। आप सोचिए कि देश को क्या बना दिया गया है। और इन्हें आप आत्महत्या नहीं कह सकते, यह सरकार द्वारा, सरकार की नीतियों द्वारा की गई हत्या है ये, जिस पर कहीं चर्चा आपको सुनाई नहीं देगी, कहीं आपको इस पर होती हुई बात सुनाई नहीं देगी। आर्थिक असमानता के शिकार, आर्थिक तंगी के शिकार गरीब मजदूर वर्ग के परिवारों के तमाम ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें हमको आए दिन पढ़ने को मिलती हैं कि फलानी माँ ने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली, पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। ये मामले सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं कि उन परिवारों के अंदर आर्थिक संकट बढ़ा है। और ये आर्थिक संकट सरकार की नीतियों के कारण बढ़ा है। जब तक सरकार संपत्ति के समान वितरण और आर्थिक समानता के रास्ते पर नहीं चलेगी, तब तक ये संकट और बढ़ता चला जाएगा। अंत में आपको मैं आज के ही अखबार में बाबा रामदेव द्वारा मांगी गई माफी की खबर भी छपी है, उसे भी आप पढ़ें। देखिए कि कितनी क्रूर और कितनी निरंकुश सरकार थी, जिसने कोरोना के समय में बाबा रामदेव को खुली छूट दे दी थी कुछ भी बेचने की, कुछ भी बेचने की, कोरोना खत्म करने के लिए कोरोनेल फलाना और कुछ भी बेच रहे थे। फर्जी विज्ञापनों के जरिए लोग देश की जनता को धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर गुमराह करके उन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली। और उसके नतीजे क्या हुए थे पता है? उसके नतीजे ये हुआ कि सरकार ने और बाबा रामदेव ने मिलकर कोरोना के समय जो खेल खेला, उससे हिंदुस्तान के अंदर लाशों के ढेर लग गए थे। मतलब अगर सरकारी आंकड़े की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के समय मारे गए थे। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार और रामदेव जैसे व्यापारी थे, जिन्होंने कोरोना को भी अपने व्यापार को बढ़ाने का माध्यम बना लिया था। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो नारा दे दिया था कि आपदा को अवसर में बदलने का नारा दिया था। वो आपदा थी कोरोना, और उसे अवसर में बदलने के लिए तमाम बाबा रामदेव आ गए, जिन्होंने नकली दवाइयां कोरोना के शिकार मरीजों को दी और जिनकी मौतें हुई। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी माफी मांगी है, लेकिन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन, ये सवाल बना हुआ है। आप बात मैं आपसे गंभीर कर रहा हूं और आपके सामने अभी राजनीतिक पार्टियों को दिए गए चंदे का इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भी अभी चर्चा में है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी सोचें और समझें कि आखिर ये जो अमीर लोग हैं उन्होंने सरकारी पार्टी को इतना पैसा क्यों दिया। कोरोना में जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई, उन्होंने हजारों करोड़ रुपया बीजेपी को दान दिया। उस कोरोना वैक्सीन के बारे में रामदेव ने ही एक बयान दिया था
उन्होंने ही उसका सच बताया था, वो भी आपने सुना होगा। यानी अमीरों के लिए काम करने वाली सरकार ने इस देश के गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवारों को बुरी तरीके से संकट में फंसा दिया है। यह समय है आप सब लोगों के सामने कि आप खुद विचार करें और इस संकट से खुद को बाहर निकालें। इसी के साथ आप सबको मेरा नमस्कार।